अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के भौतिक गुण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन प्योर स्टेट H2O इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। समझे बच्चों कि वाटर अपनी प्योर स्टेट में टोटली कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ओडरलेस। शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि न्यूट्रल इन नेचर इन प्योर स्टेट। बिल्कुल 100% प्योर वाटर हो तो वो न्यूट्रल होगा, जिसका pH है 7,298 केल्विन टेम्परेचर में। समझे बच्चों कि शुद्ध अवस्था में ये बिल्कुल उदासीन होता है, pH कितना होता है 7। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। तो देखो बच्चों, वाटर की लिक्विड स्टेट की जो डेंसिटी है वो उसकी सॉलिड स्टेट मींस आइस की डेंसिटी से ज्यादा होती है। रीजन क्या है कि जब सॉलिड स्टेट आती है वाटर की मींस आइस बनता है तो इस आइस में एक ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है। ओपन केज स्ट्रक्चर मींस एक खुले पिंजरे के जैसे, और उसमें H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में वेकेंट स्पेस आ जाते हैं। ऐसे में जो लिक्विड H2O है उसमें तो मॉलिक्यूल थोड़ा पास होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें H2O मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 177 पिकोमीटर, जबकि सॉलिड स्टेट मींस आइस में H2O मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 276 पिकोमीटर। ओके, अब क्या होगा कि जब लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे तो लिक्विड स्टेट के पर ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में पर ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। और यही रीजन है कि आइस स्टेट में जो डेंसिटी है वाटर की वो उसकी लिक्विड स्टेट की डेंसिटी से कम हो जाती है। यही मैंने यहाँ लिखा है कि इन लिक्विड स्टेट डेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इज 177 पिकोमीटर, but in solid state in means ice it is 276 पिकोमीटर। समझ गए बच्चों कि वाटर की लिक्विड स्टेट में जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 177 पिकोमीटर। और अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो यही डिस्टेंस कितनी है H2O मॉलिक्यूल्स की 276 पिकोमीटर। क्यों है इसका? बिकॉज आइस हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर विद वेकेंट स्पेस। आइस में जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, क्यूबिक, ऐसे स्ट्रक्चर के कारण एक ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है जिसके बीच में क्या होते हैं वेकेंट स्पेस। ठीक है, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन पर ml, ठीक है, इन पर ml ऑफ आइस देन दैट ऑफ पर ml ऑफ वाटर लिक्विड। समझ गए ना? ओपन केज स्ट्रक्चर बन गया, मॉलिक्यूल दूर दूर है। ऐसे में जो आइस होगा उसके पर ml वॉल्यूम में जो H2O मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे, जबकि लिक्विड स्टेट में ज्यादा होंगे, है ना? तो यही रीजन है कि दस आइस हैज लोअर डेंसिटी। आइस की जो डेंसिटी है, लोअर डेंसिटी कितनी है? देखो 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 273। समझ गए ना कि आइस की जो डेंसिटी है 273 केल्विन में वो है 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन वाटर में कितनी होती है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 273। और 1 ग्राम अगर आप और देखें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 277 केल्विन मींस 273 केल्विन में अगर लिक्विड वाटर है तो उसकी डेंसिटी है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आइस बन जाए तो यही डेंसिटी कितनी हो गई 0.9168 और 277 केल्विन मींस 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज अ रिजल्ट एन आइस क्यूब फ्लोट्स सरफेस ऑफ वाटर। और यही रीजन है कि जो आइस होता है वो लिक्विड वाटर की सरफेस में तैरने लगता है, फ्लोट करता है। समझ गए बच्चों? इन विंटर सीजन,
अब हम इसका एक इंपॉर्टेंस देखें कि इन विंटर सीजन ice formed on the surface of lake provide thermal insulation which ensure the survival of the aquatic life। समझ गए ना बच्चों कि ये जो प्रॉपर्टी है कि जो आइस है सॉलिड स्टेट में वो लिक्विड वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है, और ये प्रॉपर्टी जो है एक्वाटिक लाइफ जो जल जीवन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में जब आइस लेक की सरफेस में बन जाती है तो बाहर की जो ठंडक है, कोल्डनेस है, वो लिक्विड वाटर में नहीं पहुंचने देता, जिसके कारण वहां के जो जीव हैं, एक्वाटिक लाइफ है, वो सुरक्षित रहता है। समझ गए ना? तो ये है डेंसिटी के बारे में। समझे बच्चों कि जल में निकटवर्ती अणुओं के बीच की दूरी होती है कितने पिकोमीटर, 177 पिकोमीटर, जबकि बर्फ में कितनी दिख रही है 276 पिकोमीटर। क्योंकि बर्फ में खुली पिंजरे के समान संरचना होती है, मींस उसमें वैकेंट स्पेस होते हैं, और वैकेंट स्पेस रिक्तिकाएं होने से क्या होता है कि बर्फ के प्रति ml आयतन में जो जल के अणुओं की संख्या आप देखोगे वो कम होगी, जबकि लिक्विड स्टेट में ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसमें ये बर्फ के प्रति ml आयतन में जल अणुओं की संख्या जल के प्रति ml में जल अणुओं की संख्या की अपेक्षा कम होती है, जिससे बर्फ का घनत्व 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने में है 273 केल्विन में, और जल का घनत्व अगर देखें लिक्विड स्टेट में तो ये है, तो घनत्व आपको दिख रहा है ज्यादा है। तो इस तरह से जो आइस है उसके रिस्पेक्ट में लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी है आप देख रहे हैं वो ज्यादा है, और यही कारण है कि बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। और इसी गुण के कारण ठंडी के दिनों में जो झील होती हैं उनमें बर्फ जम जाती है, जिसके कारण पानी के अंदर लिक्विड स्टेट में जो जीव हैं वो सुरक्षित रहते हैं ठंड से। इस तरह से थर्मल इंसुलेशन की तरह वर्क करता है आइस। तो यहां तक समझ गए? तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। रीजन है आइस में ओपन केज स्ट्रक्चर और वैकेंट स्पेस होते हैं, जिसके कारण उसका जो डेंसिटी है वाटर की वो क्या हो जाती है, सॉलिड स्टेट की जो डेंसिटी है वो वाटर स्टेट से लिक्विड स्टेट से कम हो जाती है। यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये है वाटर कॉन्ट्रैक्शन, जल संकुचन। ओके, तो देखो बच्चों, जब आइस मींस सॉलिड वाटर जब मेल्ट होता है तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, और ऐसे में ये जो आइस के वैकेंट स्पेस हैं उनमें भर जाते हैं, और आइस के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कहीं ज्यादा नियरेस्ट आ जाते हैं। अब जब नियरेस्ट आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इस तरह से मेल्टिंग के साथ जो आइस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं क्या, वाटर कॉन्ट्रैक्शन, जल संकुचन। और ये 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लगातार डिक्रीज होता है वॉल्यूम, और डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पहुंच जाती है। इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो फिर डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, क्योंकि थर्मल एक्सपांसन जो है वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे से रिपल्सन जो है, थर्मल एक्सपांसन वो वाटर कॉन्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, और फिर 4 डिग्री के बाद डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। 4 डिग्री टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टोटली बैलेंस्ड बाय थर्मल एक्सपांसन। यही मैंने लिखा है कि when ice melts then a large number of hydrogen bonds are broken and molecules of H2O moves into the holes or open space। समझ गए ना, ये ओपन स्पेस किसके हैं, सॉलिड आइस के, and come close to each other then they were in solid state। तो जब ये सॉलिड स्टेट में थे तो सॉलिड स्टेट के रिस्पेक्ट में जब ये मेल्ट होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दिस रिजल्ट शॉर्ट इंक्रीज इन डेंसिटी, और इसी के कारण जो डेंसिटी है वो एकदम बढ़ना शुरू होती है, एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम
डिक्रीज होता है, विच इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं वाटर कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बच्चों कि आइस के पिघलने से वाटर के वॉल्यूम में कमी होना ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वाटर कॉन्ट्रैक्शन होता है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से H2O मॉलिक्यूल जो वेकेंट स्पेस थे उसमें आ जाते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम कम हो गया। The contraction continues from 0 डिग्री to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0 डिग्री से और 4 डिग्री तक लगातार चलता है। Therefore डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है 277 की। एक तो यही क्वेश्चन होता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, तो वो होती है 277 केल्विन में, और मिनिमम कब होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मिनिमम हो जाती है 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि मैक्सिमम हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हैविंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आफ्टर, ठीक है, आफ्टर दिस टेंपरेचर मींस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद थर्मल एक्सपांशन बिकम्स प्रीडोमिनेंट देन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बच्चों कि जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में जो थर्मल एक्सपांशन है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है विद इंक्रीज टेंपरेचर एंड डेंसिटी बिकम्स डिक्रीजेस। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेंपरेचर है जहां पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय थर्मल एक्सपांशन, और यही रीजन है कि यहां पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इस तरह से हम ये कहें H2O सॉलिड आइस में था, वॉल्यूम जो है हाईएस्ट है, डेंसिटी लोएस्ट है, और ये वैल्यू है। जैसे ही आपने टेंपरेचर डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाना शुरू किया और कहां तक 4 डिग्री तक पहुंचे, H2O लिक्विड में चेंज हो गया, लोएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट डेंसिटी ये हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहां पर वॉल्यूम का डिक्रीज होना, थर्मल एक्सपेंशन का जो इंक्रीज होना, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और यहां पर डेंसिटी हाईएस्ट होती है। टेंपरेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो फिर वॉल्यूम जो है क्या होने लगता है, इंक्रीज होता है, और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप देखोगे कि जो थर्मल, ठीक है, एक्सपांशन है प्रीडोमिनेंट देन, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बच्चों? तो ये कंडीशन बनती है। तो यहां पर यही लिखा है कि जब बर्फ पिघलती है तो हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, जिससे जल के अणु रिक्तिकाओं में आ जाते हैं। इससे जल का घनत्व बढ़ने लगता है और आयतन घटता है। इसे आयतन संकुचन या जल संकुचन कहते हैं। और यह कमी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लगातार आती है तथा घनत्व लगातार बढ़ता जाता है, तथा घनत्व, ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम हो जाता है। जो मैंने आपको वैल्यू बताई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि 0 में कितना था 0.9168। इस ताप के पश्चात ऊष्मीय प्रसार आयतन संकुचन की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो जाता है और घनत्व पुनः घटने लगता है। 4 डिग्री पर आयतन संकुचन और ऊष्मीय प्रसार एक दूसरे को पूर्णतः संतुलित कर देते हैं। तो अगर आपसे वाटर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो रीजन यही है कि टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोला गया है वाटर कॉन्ट्रैक्शन। 4 डिग्री पर मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि वहां पर वाटर कॉन्ट्रैक्शन और जो थर्मल एक्सपांशन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। 4 डिग्री के बाद थर्मल एक्सपांशन इफेक्टिव होता है, 4 डिग्री से नीचे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव होता है। 4 डिग्री पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो 4 डिग्री पर मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है। तो यहां तक बात समझ गए बच्चों, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, वाटर के लिए कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स मींस फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी कुछ वैल्यूज बताता हूं आपको। देखो यहां पर मैंने दी है प्रॉपर्टीज और यहां है उनकी वैल्यूज। फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होता है 18.0151 ग्राम पर मोल। हम जनरली 18.0 ग्राम पर ml कैलकुलेशन में ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है केल्विन में वो कितना होता है 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। ओके, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अलग-अलग टेंपरेचर पे अलग-अलग है। आइस स्टेट मींस 273 केल्विन में जब ये आइस स्टेट में हो
तो होती है 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वही 273 पर लिक्विड स्टेट में आ जाए तो 0.9198 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 277 केल्विन पर लिक्विड स्टेट जब आती है तो ये हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मींस यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गई। फिर आती है फॉर्मेशन एंथैल्पी, संवहन एंथैल्पी -285.9 किलोजूल पर मोल, और ये किसकी है बच्चों? लिक्विड स्टेट की। गैसियस स्टेट में थोड़ा इससे कम होती है। वेपोराइजेशन एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी तो 40.66 किलोजूल पर मोल, 373 केल्विन। फ्यूजन एंथैल्पी, गलन ऊष्मा है 6.0 किलोजूल पर मोल, ठीक है, एट 273 केल्विन। विस्कोसिटी, श्यानता की बात करें, समझ गए ना, तो है 0.8003 सेंटीपोइज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक की बात करें, ठीक है, परावैद्युतांक तो ये कितना है 78.30 कूलॉम स्क्वायर पर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, मींस प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ये वैल्यू है 5.7 × 10⁻⁸ s मीटर इनवर्स, जो कि एक इंसुलेटर की रेंज में आ रही है। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, समझ गए ना, तो विशिष्ट ऊष्मा वाटर की कितनी है 4.177 जूल पर ग्राम पर केल्विन। जो इसका डिसोसिएशन या हम ये कहें कि आयनिक प्रोडक्ट जो है, ओके, तो आयनिक प्रोडक्ट है 1.008 × 10⁻12 एट 298 केल्विन, और 100 डिग्री में देखें तो ये बढ़ जाएगा। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण तो ये 1.84 डिवाइड। अब आता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास इतना कम होने के बाद भी ये एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। तो ध्यान रखें कि वाटर की एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज मींस हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, डाइपोल मोमेंट, वेपोराइजेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, इनकी हाई वैल्यू का रीजन है इसमें क्या मिलना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने ही ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उसमें वाटर की जो एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो जो अदर हाइड्राइड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में ज्यादा वैल्यू होने का रीजन है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है, जिसके कारण ही ये सब प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। तो यहां तक इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक का मतलब है सभी यौगिकों, सभी कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स के लिए एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करना। तो देखो कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, परावैद्युतांक है, वो कैसा होता है, हाई। कितना होता है 78.8 के करीब। मींस वाटर के मॉलिक्यूल जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को लगभग 78 टाइम्स कम कर देते हैं। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स लाइक एज एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, ये आर डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज सॉल्ट्स या आयोनिक कंपाउंड्स इजिली डिसोसिएटेड एंड हाइड्रेटेड इन वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड वाटर में बहुत इजीली डिसोसिएटेड हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, और ऐसे में वो उसमें क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। समझ गए ना कि आर डिसॉल्व इन इट। इट इज ड्यू टू आयोनिक कंपाउंड्स आर इजीली डिसोसिएटेड एंड हाइड्रेटेड इन वाटर। समझ गए बच्चों कि जल के उच्च परावैद्युतांक के कारण आयनिक यौगिक जैसे अम्ल, क्षार, लवण जल में विलय हैं। क्यों? क्योंकि वो शीघ्रता से वियोजित हो जाते हैं और जल योजित हो जाते हैं। देखो ऐसा कि कोई सॉल्ट है B+ और A- में डिसोसिएटेड हुआ, तो ये क्या हुआ, डिसोसिएशन, और फिर ये जो आयंस बने वाटर के साथ मिले और यहां पर हुआ हाइड्रेशन, और इसमें निकलती है एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड डिसोल्यूशन। मींस आयोनिक कंपाउंड सो डिसोल्यूशन इन वाटर, देयरफॉर इजीली डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनको बहुत इजी गोइंग डिसॉल्व करता है,
ओके, इसके अलावा आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ये हैं कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोलर होते हैं, ठीक है। तो पोलर जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं लाइक एज अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये पोलर होते हैं। इनमें ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे OH, NH जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। मींस ये जो कंपाउंड्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और ऐसे में ये भी क्या है वाटर सॉल्युबल। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो ऑर्गेनिक पोलर कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एज अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, कार्बोहाइड्रेट्स आर फ्रॉम हाइड्रोजन bond with water, therefore they are also soluble in water. Thus water act as a solvent for organic compound. तो ये organic compounds के लिए भी solvent है। देखो inorganic के लिए तो है, ionic compounds के लिए है, ये covalent compounds को भी dissolve करने की जो है एक एबिलिटी रखता है। रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के वंडरवाल एक्शन की एनर्जी से कहीं ज्यादा होती है और वो उन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल को डिसोसिएटेड कर देता है और वाटर में क्या कर लेता है अपने आप में सॉल्युबल करता है। तो इस तरह से देखा बच्चों कि अल्कोहल, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट आदि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं तथा जल में विलय, अर्थात कार्बनिक यौगिकों के लिए भी जल एक अच्छा विलायक है। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज सॉल्वेंट फॉर आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, देयरफॉर इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। समझ गए बच्चों कि thus वाटर इज द सॉल्वेंट फॉर आयोनिक या कहें कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम कहें आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आयोनिक, ठीक है, and covalent compounds, therefore it is called universal solvent। जल कार्बनिक है, कार्बनिक, आयनिक और ध्रुवीय सहसंयोजी सबके लिए अच्छा विलायक है और इसलिए इसको बोला जाता है सार्वत्रिक विलायक। तो समझ गए ना कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोवैलेंट कंपाउंड्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं और आयोनिक, तो ये दोनों के लिए सॉल्वेंट है, मतलब सबके लिए सॉल्वेंट, इसलिए हम इसे बोलते हैं सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब एक पॉइंट आता है कि इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर कोवैलेंट कंपाउंड इन वाटर। जो प्योर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते? ओके, तो देखो इसका रीजन क्या है कि वाटर उसी को अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है जिसमें वाटर की और कंपाउंड की जो इंटरएक्शन एनर्जी है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में मिले, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में मिले, मींस वाटर और कंपाउंड इनके बीच में जो इंटरएक्शन होती है, चाहे वो हाइड्रेशन हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्सेस इनसे ज्यादा है, तब तो कंपाउंड वाटर में डिसोसिएटेड हो जाएगा और वो डिसॉल्व होगा। और ऐसा नहीं होता कि इंटरएक्शन एनर्जी कंपाउंड और वाटर की जो है इंटरएक्शन एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस या हम ये कहें कि उनके वंडरवाल्स फोर्सेस इनसे कम है, तो ऐसा कंपाउंड वाटर में डिसोसिएटेड नहीं होगा और इनसॉल्युबल होगा। तो यही लिखा है कि प्योर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इंटरएक्शन एनर्जी ऑफ कंपाउंड विद वाटर इंटरएक्शन, समझ गए ना, वाटर और कंपाउंड के इंटरएक्शन की जो इंटरएक्शन एनर्जी है इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू ओवरकम द वंडरवाल्स एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एज अ रिजल्ट कंपाउंड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड है प्योर, तो ऐसे में कंपाउंड और वाटर के बीच में जो इंटरएक्शन की जो एनर्जी है वो वंडरवाल फोर्सेस या एक्शन से कम होती है और ऐसे में कंपाउंड वाटर में डिसोसिएटेड नहीं होता और वो क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल। बट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स या कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड आर सॉल्युबल इन वाटर। अभी मैंने आपको रीजन बताया
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो सॉल्युबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो इंटरएक्शन एनर्जी रिलीज हो रही है वो जो कंपाउंड है कोवैलेंट कंपाउंड उनकी वैन डर वाल एक्शन से कहीं ज्यादा होती है और कंपाउंड वाटर मीडियम में डिसोसिएटेड हो जाता है और सॉल्युबल हो जाता है, बिकॉज एनर्जी रिलीजिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट सफिशिएंट फॉर ब्रेकिंग द वैन डर वाल्स forces of molecules of compound and compound easily dissociated into water। तो वाटर में वही डिसोसिएटेड होगा चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो चाहे कोवैलेंट फॉर्म में, जहां पर वाटर और कंपाउंड की इंटरएक्शन एनर्जी आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन से या वैन डर वाल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा हो। तो जैसे हम ईथर को वाटर में रखें तो नो डिसोसिएशन तो नो सॉल्युबिलिटी, बट अल्कोहल को रखें तो अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, डिसोसिएटेड होगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। तो समझ गए बच्चों कि शुद्ध सहसंयोजी यौगिक जल में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यौगिक और जल की अनुक्रिया इंटरएक्शन से उत्पन्न इंटरएक्शन एनर्जी अनुक्रिया ऊर्जा अणुओं के मध्य लगने वाले वैन डर वाल्स बलों के वियोजन करने में पर्याप्त नहीं होती और यौगिक जल में वियोजित नहीं होगा तो ऐसे में वो इनसॉल्युबल रहेगा। जबकि द्विध्रुवीय सहसंयोजी जो यौगिक हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसमें जो उत्पन्न ऊर्जा है वो वैन डर वाल आकर्षण से अधिक होती है और यौगिक जल में वियोजित होकर क्या हो जाता है? विलय। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वाटर के साथ इंटरएक्शन कर ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, डिसोसिएटेड हो जाए, वो वाटर में सॉल्युबल है, अन्यथा वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो पोलर आयोनिक कंपाउंड, inorganic compounds or compound which form hydrogen bonding with water are soluble in water। तो ये बात समझ के हो गए, इसे नोट करते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट होता है लेवलिंग इफेक्ट, समताकारी प्रभाव। ओके, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि ये होता क्या है। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं लाइक एज, ठीक है, H2SO4, HNO3, HCl, HClO4 और भी जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस और भी अदर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब है जितना परसेंटेज इनके आयोनाइजेशन का है, मतलब ये 100% आयोनाइज्ड हो रहा है तो ये भी 100% आयोनाइज्ड होगा। तो ऐसे में जब ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होंगे तो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लिया जाए इन चारों में से या इनमें से कोई भी बेस ले लिया जाए, इनकी जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो क्या आएगी? बिल्कुल सेम। तो वाटर में हम ये नहीं कह सकते कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग है या HNO3 स्ट्रॉन्ग है। इसी को क्या बोला जाता है? लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ये लिखा है ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स मींस ये एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक एज ये बेसिस जो मैंने लिखे हैं are completely dissociated in water and so same acidic basic strength, it is called leveling effect of water। तो इन सब के लिए अगर आप देखेंगे तो अल्फा 1 होगा, इन सब के लिए अल्फा 1 होगा। तो चाहे NaOH ले ले तो अल्फा 1 है, KOH ले ले तो अल्फा 1 है, HCl ले ले तो अल्फा 1 है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? इस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वही कहलाते हैं जिनके लिए डिसोसिएशन अलग अलग ऑर्डर में मिले, तो ये एक सेम इफेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं। इसी को वाटर का लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ गए बच्चों कि जो प्रबल अम्ल है ये वाले, ये प्रबल क्षार जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबके लिए 1 होता है। ऐसे में सभी अम्लीय क्षार समान सामर्थ्य दर्शाते हैं। इसी को जल का समताकारी प्रभाव कहते हैं। जैसे हमने HClO4 को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया, H2SO4 को किया, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया, NaOH को यही है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएटेड, ठीक है, इन वाटर और सेम स्ट्रेंथ मींस अल्फा 1 है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज सब 100 है, तो सब बराबर स्ट्रेंथ वाले होंगे। तो ऐसे में वाटर में इन एसिड्स बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए फिर किसमें बताया जा सकता है? तो इसके लिए लिया जाता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे एसिटिक एसिड, अमोनिया, HFSO2। इन मीडियम्स में ये अलग अलग ऑर्डर में डिसोसिएटेड होते हैं और वहां पर हम इन एसिड्स और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। तो इसी को बोला गया है लेवलिंग इफेक्ट। यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहला है एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी गुण। तो देखो वाटर एसिड भी है और बेस भी है, मींस इसमें दोनों नेचर है, तो ये एम्फोटेरिक है। समझ गए बच्चों कि वाटर एक्ट एज एसिड एंड बेस। इट इज ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन और प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस। किसके कारण ये जो है एसिड बेस नेचर या एम्फोटेरिक नेचर जो है ये सेल्फ आयोनाइजेशन या इसी को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। समझ गए बच्चों कि जल अम्ल एवं क्षार दोनों के समान गुण दर्शाता है, क्योंकि इसका स्वतः आयनन या ऑटो प्रोटोलिसिस होता है। वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में ही मिल जाते हैं और एक हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, ये एसिड हो गया, ये बेस है। इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन। ध्यान रखें वाटर का ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन कितना भी हो pH 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन और OH आयन बराबर होंगे और सॉल्यूट वाटर क्या बना रहेगा? न्यूट्रल बना रहता है। तो एसिड बेस नेचर कुछ भी शो करे, लेकिन अगर प्योर स्टेट में वाटर है तो ये दोनों बराबर रहेंगे। अब आता है कौन सी प्रॉपर्टी से हमें एसिडिक नेचर दिख रहा है। तो देखो ये जो हाइड्रोनियम आयन है अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, NH4+ और H2O बना रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा नेचर शो कर रहा है बच्चों? एसिडिक नेचर। कौन सा? अम्लीय गुण जल का। यहाँ पर जो H3O+ आयन है, आप देख रहे हैं रिएक्शन इसी डायरेक्शन में चल रही है। रीजन क्या है कि ये मोर एसिडिक देन NH4+ आयन, मतलब अमोनिया से H3O+ से ज्यादा एसिडिक है क्या? NH4+। ऐसे ही अगर हम यहां देखें कि NH3 और H2O में कंपेयर करें तो अमोनिया इज द मोर बेसिक देन H2O। क्यों? क्योंकि रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही है, इसका प्रोटॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि इसका प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम यहां ये भी कह सकते हैं कि NH3 ठीक है मोर बेसिक देन H2O। तो जब वाटर में कोई ऐसा कंपाउंड रखा जाए जो कि वाटर से ज्यादा बेसिक है, तब वो वाटर वहां पर कौन सा नेचर शो करने लगेगा? एसिडिक नेचर। समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी कंपाउंड वाटर में रखा जाए जैसे अमोनिया, अमाइंस, तो ऐसे कंपाउंड अगर वो वाटर से ज्यादा बेसिक है तो ऐसे में वाटर में कौन सा नेचर आ जाएगा? एसिडिक नेचर। और ये रिएक्शन यही शो कर रही है कि अमोनिया इज द मोर बेसिक देन H2O, और यही रीजन है कि यहाँ पर H2O एसिड बन गया और अमोनिया क्या बन जाता है? बेस। अब दूसरी रिएक्शन में आ जाओ। OH- आयन रिएक्शन कर रहा है HF से, तो बन रहा है H2O+ F। ये कौन सा नेचर दिख रहा है? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में आप देख रहे हैं कि OH मोर बेसिक देन F-, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि HF ठीक है मोर एसिडिक देन वाटर H2O। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक नेचर शो करती है, उसके रिस्पेक्ट में वाटर क्या बन जाएगा? बेस। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या निकल रहा है? तो ये देख लिया आपने एम्फोटेरिक नेचर। तो सीधा सा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि H2O ठीक है एसिड होगा। एसिड कब? जब हम ये कहें कि एसिडिक नेचर या ठीक है एसिड कब होगा वाटर से? कि when any compound ठीक है accept proton from water। अगर वाटर से प्रोटॉन निकाल लेता है तो वो ठीक है वहां पर वाटर जो है एसिड होगा। और H2O बेस कब होगा? when compound give ठीक है प्रोटॉन और वाटर। तो अगर कोई कंपाउंड, जब ये लिखा ना कि when any compound accept proton from water, मींस ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर से ज्यादा बेसिक है तो वहां पर H2O एसिड बन जाएगा। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर से कहीं ज्यादा एसिडिक है वहां पर वो बेस बन जाएगा। तो वाटर वहां पर क्या बन जाएगा? बेस। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें एम्फोटेरिक नेचर आपको दिखता है। यहां तक अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में H2O acts as a oxidizer as well as reducer।
समझ गए ना। बहुत सारी ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर वाटर ऑक्सीडाइजर भी होता है और रिड्यूसर भी होता है। अब देखो ऑक्सीडाइजर कहां पर है, तो ऑक्सीडाइजर विद मेटल्स मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर जो ये है क्या H2O वो गेन इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं ये H2O इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मींस उसका जो H प्लस है वो हाइड्रोजन में चेंज हो जाए, तो आप समझ जाओ कि वहां पर वाटर किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजर। देखो S ब्लॉक में सोडियम की वाटर से रिएक्शन करें NaOH बन रहा है, तो यहां पर सोडियम 0 था प्लस में आ गया, यहां पर वाटर का H प्लस था हाफ H2 में आ गया, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन, तो यहां पर वाटर क्या बन गया बच्चों, ऑक्सीडाइजर। किसी को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है मींस उससे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या मेटल्स जिनके साथ ये इस तरह की रिएक्शन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर दे, वहां पर वाटर सीधा सीधा है क्या है, ऑक्सीडाइजर। आप देख रहे हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H प्लस का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही कैल्शियम का ऑक्सीडेशन है, H प्लस का रिडक्शन है। तो ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें वाटर ऑक्सीडाइजर है, मींस ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम यहां आते हैं रिड्यूसर विद हैलोजन। तो ये इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे बताओ बच्चों, तो ये है रिएक्शन, ठीक है, यहां पर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। समझ गए ना कि वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, लेकिन वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं है, यहां वाटर के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो किसकी हो रही है, मेटल्स की। अब हम आ जाते हैं रिड्यूसर। तो रिड्यूसर मेनली है किसके साथ होता है, फ्लोरीन जैसों के साथ। मतलब हैलोजन में केवल फ्लोरीन ऐसा है जो कि वाटर को ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है, मतलब O- को O2 में चेंज कर सकता है। दूसरे नंबर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है फ्लोरीन ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन को केवल और केवल कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, फ्लोरीन हैलोजन में। तो F2 प्लस H2O, तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो गई, तो वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होना, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसका मतलब है वाटर रिड्यूसर है, और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वाटर से, तो समझ लो ऑक्सीडाइजर है। तो यहाँ फ्लोरीन ने वाटर से रिएक्शन की ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ज्यादा वाटर है तो ओजोन भी। तो ध्यान रखें कि H2O चेंज इनटू H2, ओके, अगर इस प्रोसेस में इस तरह से चेंज हो जाए तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडाइजर है, और H2O में से O2 रिलीज हो जाए तो ये क्या है, रिड्यूसर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, मींस यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजर है, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये रिड्यूसर है। तो इस तरह से वाटर में ये दोनों रिएक्शंस हमें दिखती हैं, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो ध्यान रखें कि वाटर की जो जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इनमें केवल आयन एक्सचेंज होते हैं, मींस वाटर के आयंस और जो सॉल्ट है या जो भी कंपाउंड है या रिएक्टेंट है उनके बीच में एक आयन एक्सचेंज हो जाता है, ना तो कोई ऑक्सीडेशन होता है और ना ही कोई रिडक्शन, मींस H प्लस एंड OH माइनस आयंस ऑफ वाटर कंबाइन विद अदर रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर है, तो यहाँ पर इसका +2 माइनस स्टेट, और यहाँ तो कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2, यहाँ प्लस और यहाँ पर -2 +1। अब यहाँ देख लो आप, यहाँ पर +2 है, ऑक्सीजन -2 है, इसकी +1 है, तो यहाँ पर केवल आयन जुड़ गए, यहाँ पर एक्सचेंज हो गए, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है। जस्ट ऐसा ही ये माइनस है, ये प्लस, अब यहाँ पर चले जाए प्लस और माइनस, तो यहाँ पर ये आयन एक्सचेंज हो गए और यहाँ पर ये स्पीशीज बन गई। तो जब वाटर का H प्लस और OH माइनस दोनों सेपरेट होकर रिएक्टेंट से जुड़ रहे हो, तो ध्यान रखें वो रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, जस्ट यहाँ पर देखो +2 -2 +1 -1, ओके OH, तो यहाँ पर वही आ रहा है -2 +1, तो यहाँ पर भी केवल आयनों का एक्सचेंज हुआ है, इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये बन गई। और भी देखो आप, जैसे कि Mg3N2 प्लस H2O, ओके, तो बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, तो यहाँ 2 लगा रहे हैं, यहाँ 3 कुल मिला के, तो यहाँ प्लस में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन -2, तो कहीं भी देख लो ये
इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन -3 था तो ये है प्लस, ये 2+ था, तो कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ, केवल H और OH ही ब्रेक होके जुड़ रहे हैं। SiCl4 H2 क्या बन जाएगा, SiOH का होल ट्वाइस प्लस 4HCl, तो यहाँ पर भी आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। इसमें वाटर का H+ और OH ब्रेक होके अलग अलग जुड़ते हैं, जैसे कि ये लिखा है CH3COON। ओके, तो यहाँ ये तो मैंने बता दिया आपको रिएक्शन क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2 तो बन जाता है NH4OH प्लस HCl। तो ध्यान रखें कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इज द, ठीक है, मेजर एग्जाम्पल या ठीक है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस। वाटर हाइड्रोलिसिस चाहे वो किसी भी टाइप की हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या 4 टाइप्स हैं, वो सब वाटर की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वाटर हाइड्रोलिसिस होता क्या है। तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, वाटर की नेक्स्ट रिएक्शन है और वो है हाइड्रेशन, जल योजन। इसमें क्या होता है इन रिएक्शंस में कि वाटर मॉलिक्यूल बिना डिसोसिएटेड हुए सीधा ही रिएक्टेंट से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें वाटर का होल मॉलिक्यूल किसी प्रकार का कोई डिसोसिएशन शो नहीं करता पहले, और डायरेक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीटली रिएक्टेंट से जुड़ जाता है। तो एडिशन ऑफ होल वाटर मॉलिक्यूल विदाउट डिसोसिएशन, ठीक है, विद रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अभिकारक के साथ जल का बिना वियोजित होना, कंप्लीट जुड़ जाना ही क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रेशन। Such addition of water is of 3 types। ये 3 प्रकार से हो सकता है। देखो, पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर, मतलब इन रिएक्शंस में जो H2O मॉलिक्यूल है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। समझ गए बच्चों कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, मींस H2O फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मेटल, जैसे CrCl3 6H2O, तो आप देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसे ही NiCl2 6H2O, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे बहुत सारे एक्वा कॉम्प्लेक्स आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेंगे। तो सॉल्ट को हम जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो इनमें कोऑर्डिनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल वाटर। ऐसी रिएक्शंस जिसमें वाटर जो है, समझ गए ना, इन रिएक्शंस में वाटर जो सॉल्ट है उसकी इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की अंतराकाशीय रिक्तिकाओं में प्रवेश करते हैं, जैसे CaCl2 BaCl2 Na2 Na2SO4 तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहां पर दिखता है बच्चों, इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो सम ऑफ H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एनाइन ऑफ सॉल्ट। इनमें लवण के ऋणायन के साथ जल के कुछ अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CuSO4 5H2। तो ध्यान रखें कि ज्यादातर सॉल्ट में जैसे कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर में तो 2H2O जुड़ते हैं, या कॉपर में 4H2O जुड़ते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बच गए, तो कॉपर के साथ अगर बनाया गया तो 4 तो H2O बॉन्डेड होते हैं, एक H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है SO4 के साथ। ऐसे ही क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम, अगर इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है 7H2O में से, तो 6 तो बॉन्डेड हो गए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। ये कॉपर सल्फेट में सल्फेट से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। जस्ट ऐसे MgSO4 में एक H2O है, और भी मैं बता दूं आपको, सॉल्ट इज दैट सिमिलर, आप इसमें भी देखें तो इस तरह के कंपाउंड जैसे कि आपको लिखा हुआ है Fe, ओके, FeSO4 into 7H2O, तो आप देखोगे इसका कॉम्प्लेक्स बनता है H2O होल 6 SO4 into H2O। तो यहाँ एक वन मॉलिक्यूल, कितना, वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। जस्ट कॉपर सल्फेट में भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड था। MgSO4 into 7H2O में आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे MgH2O होल 6 SO4 into
H2, तो यहाँ पर भी वन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। ZnSO4 में आप चले जाएं, ZnSO4 × 7H2 लिखा है, तो ZnH2O होल 6SO4 × H2O। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, तो इनको जब हीट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल तो बाद में निकलते हैं, ये मॉलिक्यूल पहले निकल के बाहर हो जाते हैं, और इस तरह से आप देखोगे एक मोनोहाइड्रेटेड सॉल्ट बनता है, बाद में उसको भी हम हीट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस आप देखते हैं हाइड्रेशन है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एल्कीन में भी लिखा होता है हाइड्रेशन, कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि एल्कीन की हाइड्रोलिसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ध्यान रखें वाटर के आयंस और रिएक्टेंट के आयंस उनके बीच में रिएक्शन होती है, और हाइड्रेशन में होल मॉलिक्यूल ही एडेड होता है। तो आप देखते हैं जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, हम लिखते हैं ना ये रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ लिखा होता है एसिड, तो बन जाता है CH3OH CH3। इसका मतलब ये नहीं कि H2O H+ और OH के फॉर्म में जुड़ गया। इस रिएक्शन में पहले क्या हो जाता है, CH3CH+, इस तरह का कार्बोकैटायन बनता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है प्रोटॉन का, बाद में पूरा H2O मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर आके ऐसा जुड़ जाता है। तो यहाँ तक ये क्या कहलाएगा बच्चों, हाइड्रेशन। इसके बाद ये H+ को डोनेट करके या रिलीज करके और अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो एल्काइंस का हाइड्रेशन देखते हैं, वहां पर भी कंप्लीट होल मॉलिक्यूल ही ऐड होता है, जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर का H+ और OH दोनों अटैक अलग अलग करते हैं। तो आयन, वाटर के आयंस और इलेक्ट्रोलाइट या कहें सॉल्ट के आयन के बीच की रिएक्शन है, तो वो है हाइड्रोलिसिस। और वाटर मॉलिक्यूल होल मॉलिक्यूल ही जुड़ जाए तो ये है हाइड्रेशन। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और भी बहुत सारी रिएक्शंस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आती रहेंगी, जो नॉर्मल कॉमन रिएक्शंस थी वाटर की, वो मैंने आपको बता दी, इसे नोट कर